गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अच्युत सामंत को। तो केआईआईटी और कीस के संस्थापक हैं। केआईआईटी और कीस मतलब क्या हो गया? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और कीस मतलब हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो इन दोनों संस्थाओं के संस्थापक हैं अच्युत सामंत, जिनको अभी असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रस्ट के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये सम्मान बोडो समुदाय के एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 167वीं जयंती पर दिया गया। ये जो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा हैं वे असम के मेच गांधी के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है जो अभी दिया गया अच्युत सामंत को। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पेक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क की अपनी सूची में अभी शामिल किया है। ये माउंट पेक्टू का संबंध किस देश से है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। एक्चुअली में अभी यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की जो लिस्ट है उसमें 11 देशों के 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को शामिल किया है। और इसमें एक पॉइंट और आप ध्यान रखें कि नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब को पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया, मतलब उनके स्थलों को पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया। माउंट पेक्टू की बात हुई है, पहले तो मैं वो आपको बता दूं, वो एक ज्वालामुखी है जो आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया में। और सऊदी अरब से भी पहली बार कोई स्थल शामिल किया गया, तो वो कौन सा है वो देख लो आप, ओबेधन घाटी। ये तुवाइक पर्वत है, वहां पे उसके तलहटी पर एक सदाबहार अभ्यारण्य है। अच्छा, चाइना का एक ज्वालामुखी और है, कंबुला उसका नाम है। बाकी 16 हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दो नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब से पहली बार किसी को शामिल किया गया तो वो मैंने आपको बता दिया। और एक हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसका एक ज्वालामुखी है कंबुला, वो मैंने आपको बता दिया। और अब ये 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को इसमें शामिल करने के बाद अब इस सूची में टोटल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो आप देखोगे तो इस सूची में, इस लिस्ट में 50 देशों के 229 स्थलों को अभी तक शामिल किया जा चुका है। अच्छा, आप पूछोगे भारत से भी कोई स्थल इस यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल है क्या? तो आंसर होगा नहीं है। बाकी यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर हो गया पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे ओजाले। आप फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। अच्छा, इससे एक पॉइंट याद रखना कि इस बार 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। ये यूनेस्को के द्वारा हर साल एक शहर को दिया जाने वाला सम्मान है जो पूरे साल पुस्तक और पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो इस बार 2025 में किसे विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील को। ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे इस दिवस की थीम भी है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ड्यूरो मैक्यूट को। तो अभी सर्बिया की संसद ने ड्यूरो मैक्यूट को अभी नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बन गए ये। अभी मैं क्या करूंगा, आपको अभी जितने भी देशों में भी नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं लेटेस्ट वाले, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सर्बिया लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में सर्बिया। कैपिटल इसकी हो गई बेलग्रेड और सर्बिया की करेंसी होती है सर्बियन दिनार। प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? अलेक्जेंडर व्यूकिक। और अब प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट बन गए। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अभी हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। अभी उन्होंने मुंबई में एक क्रूज जहाज को हरी झंडी दिखा करके ये भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये 4,15,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में ये बनाया गया है, इतना बड़ा है ये। और ये टर्मिनल हर दिन 10,000 यात्रियों को और आप कह सकते हो हर दिन 5 जहाजों को संभाल सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी।
इसे भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन के तहत बनाया गया है। अच्छा, क्रूज भारत मिशन की बात करें, इसे भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह पर शुरू किया था इस मिशन को। इसका शुभारंभ मुंबई में एक क्रूज जहाज है एक्सप्रेस, उस पर सवार होकर के हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी इस क्रूज भारत मिशन की। और जब इन्होंने ये शुरू किया था, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी था, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत को एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना और 2029 तक प्रति वर्ष 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना कि भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह ये कहां पर बनाया जा रहा है? बंदरगाह मतलब पोर्ट, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में, जिसे आप वधावन बंदरगाह बोल रहे हो, वधावन पोर्ट, ये वही है। ठीक है, तो इससे भी एक प्रश्न बन सकता है, तो मैंने प्रश्न की फॉर्म में ही बना दिया, ध्यान में रखना। तो हमारा प्रश्न क्या था, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया? तो मुंबई आंसर। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? टी रविशंकर। तो अभी भारत सरकार ने टी रविशंकर का कार्यकाल अभी 3 मई 2025 से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, मई 2026 तक कर दिया है, और ये दूसरी बार उनका कार्यकाल विस्तार हुआ है। अच्छा, वैसे आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई की एक नई डेप्यूटी गवर्नर बनी थी, बता सकते हैं उनका नाम क्या है? वो एक महिला है, उनका नाम है पूनम गुप्ता। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आरबीआई में एक तो ये याद रखना कि 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। चलो चारों के नाम मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम देख लो, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर जो आज हमने पढ़ा, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया, स्वामीनाथन जानकी रमन, और एक नई बनी अभी पूनम गुप्ता। गवर्नर कौन होते हैं, मतलब जो गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा है, 26वें नंबर के नए बने थे, और पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है? तो यंग इल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्ट्रेलिया के हैं ऑस्कर पियास्त्री, वे मैकलेरिन कंपनी के ड्राइवर हैं। मैकलेरिन एक कार कंपनी है, जिस तरह से मर्सिडीज हो गई, रेडबुल हो गई, उसी तरह से मैकलेरिन है, उसके ये ड्राइवर है, और उन्होंने अभी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड नाम से एक पहल शुरू की गई है? तो आंसर होगा गृह मंत्रालय। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अभी उन्होंने हील्ड नाम से एक पहल शुरू की है, जो एजुकेशन, जांच और पॉलिसी रिफॉर्म्स के माध्यम से लीवर की बीमारी से निपटने के लिए एक नेशन वाइड एफर्ट है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मेंटल हेल्थ सपोर्ट को एकीकृत करते हुए शराब के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। हील्ड का मतलब भी होता है, फुल फॉर्म भी है इसकी, हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। तो ये भारत की पहली बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहल है, जो लीवर हेल्थ और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और रोग की प्रारंभिक पहचान पर केंद्रित है। ये पहल गृह मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है, और इसे अभी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज नई दिल्ली द्वारा लागू किया जा रहा है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रमुख संस्थान है। अगर एक लाइन में आपको बोलूं कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लीवर फेलियर को रोकना, शराब के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना, और मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी सपोर्ट प्रदान करना। तो ये है हील्ड पहल, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ अभी हमारे यहाँ पे, बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया इन आतंकवादियों ने, इन बुज़दिल आतंकवादियों ने। कहां पे हुई? अभी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल है बेसरन, वहीं पे ये आतंकी हमला हुआ, जिसे आप कह सकते हो एक तरह से बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है ये। तो अभी तक 28 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, ऐसी सूचना है, और मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे। और आप कह सकते हो 2019 में जो एक इन्होंने घटिया हरकत की थी, जो पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद घाटी में हुआ ये सबसे बड़ा हादसा है। और ये पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है।
और हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आतंकी सैफुल्लाह खालिद। सैफुल्लाह खालिद ये जम्मू कश्मीर में लश्कर और ये द रेजिस्टेंस फ्रंट जो संगठन है उसकी आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर कहा जाता है इसे। बहुत ही निंदनीय काम किया इन लोगों ने। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं फिर कि अभी पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन ये कहां पर किया गया, तो सही उत्तर होगा पटना में। अभी बिहार की कैपिटल पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एक एयर शो हुआ, इसका आयोजन हुआ यहाँ पे। और इसके आयोजन का मकसद है देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना और युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर के लिए प्रेरित करना। अच्छा, एक प्रश्न अब आपके लिए छोड़ रहा हूं यहाँ पे, आज मैंने आपसे शायद कुछ भी नहीं पूछा, तो ये प्रश्न रहेगा सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के बीच में होता है ये बताओ। और एक प्रश्न ये बन जाएगा, अभी जो एरो इंडिया का जो भी 15वां संस्करण हुआ था जो कि एक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, यह भी फरवरी में ही हुआ था इसी साल। कहां पे हुआ था बताओ? बंगलुरु में हुआ था। और पटना से याद आएगा अभी भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र कहां पर खुला, तो वो भी खुला है पटना में। ठीक है, तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसे 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आर्मंड डुप्लांटिस को। फिर पूछा 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी दिया गया समर अबू एलॉफ को। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? महाराष्ट्र। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की भूटान ने। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया? चाइना। गरिया पूजा ये मनाया गया अभी त्रिपुरा में। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती। और आखिरी प्रश्न पूछा था अभी चर्चा में रहा, बाबा बौख नाग सुरंग ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस ये कब मनाया जा रहा है, तो आंसर होगा 12 जुलाई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।